नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 की एक नई वीडियो में। दोस्तों, डेली की तरह आज भी हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर आपको सही सही बताते भी चलना है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे दूं कि आप सभी के लिए दोस्तों सुबह 8 बजे मॉर्निंग में सुबह 8 बजे चैनल पर दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर दी गई है, जिसमें हम दोस्तों 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स दोस्तों हर एग्जाम में देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और 2024 का टोटल आपको करंट अफेयर्स चाहिए, तो चैनल को साथ जुड़ जाइएगा। सुबह 8 बजे दोस्तों आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें से 2 वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाइएगा और उन वीडियो को जरूर से देख के क्वेश्चनों का आंसर को नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से लर्न करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हिंदी के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, निम्न में से छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान, ऐसे क्वेश्चन मैं 2-3 बार आपको करा चुका हूं, आज फिर से मैं बता देता हूं। देखिए, ध्वनि के उच्चारण की बात करूं तो इसमें वर्ग के हिसाब से ध्वनि के उच्चारण को बांटा गया है। देखिए कैसे, सबसे पहले हमारा आता है का वर्ग, ठीक है, का वर्ग आता है। उसके बाद हमारा आता है चा वर्ग, चा वर्ग के बाद दोस्तों हमारा आता है टा वर्ग, नोट करते चलिएगा। टा वर्ग के बाद दोस्तों हमारा आता है ता वर्ग और ता वर्ग के बाद दोस्तों आता है हमारा पा वर्ग। मतलब ये वर्ग होते हैं व्यंजन के हिसाब से, जिन्हें ध्वनि के हिसाब से बांटा गया है। देखिए, का वर्ग को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, का वर्ग को हम बोलते हैं कंठ्य, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंठ्य बोलते हैं। चा वर्ग को हम क्या बोलते हैं, चा वर्ग को दोस्तों तालव्य बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद टा वर्ग आता है, टा वर्ग को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। उसके बाद ता वर्ग आता है, ता दोस्तों दंत्य बोला जाता है, ठीक है, दंत्य बोला जाता है। और पा वर्ग को दोस्तों ओष्ठ्य बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओष्ठ्य बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, ओष्ठ्य बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों वर्ग हैं जिनके हिसाब से बांटा गया है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, जो छा बोला गया है, यहाँ पर पूछा गया है हमसे छा ध्वनि। छा ध्वनि आपको चा वर्ग में देखने को मिलती है। किस वर्ग में देखने को मिलती है, चा वर्ग में, क्योंकि चा चम्मच और छा छाता, ये छा किस में देखने को मिला, चा वर्ग में। तो चा वर्ग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तालव्य बोलते हैं। यानी छा वर्ग को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम तालव्य बोलते हैं चा वर्ग को। तो ये किसके अंडर आएगा, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक और चीज नोट करिएगा, एक होते हैं अल्प प्राण, ठीक है, मैं ये भी चीज आपको बता चुका हूं। एक होते हैं अल्प प्राण और एक होते हैं महाप्राण। आपसे अगर ये क्वेश्चन में पूछे कि ये जो छा पूछा गया है, ये जो छा है ये किस में है, अल्प प्राण में है कि या महाप्राण में है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। जो चा वर्ग है, मैं चा वर्ग आपको पूरी तरीके से का वर्ग ही लिख के दिखा देता हूँ। का वर्ग आसान होता है, देखिए का वर्ग मैंने लिख दिया पूरा, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, क्या वर्ग हो गया। अब इसमें देखिए नंबर दे देता हूं, 1 ये हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए अल्प प्राण किसे कहा जाता है, ये जो 1 हो गया, 3 हो गया और ये 5 हो गया, ये 1 और 3 और 5 वाले जो नंबर हैं इन्हें दोस्तों अल्प प्राण कहा जाता है। और ये जो 2, 4 वाले हैं, इनको मैं देखिए कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये जो 2 और 4 हैं इसको दोस्तों महाप्राण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए महाप्राण किसको कहा जाता है, 2 और 4 को। अब यहाँ पर मैं यदि आपके हिसाब से लिखता हूं मैं चा वर्ग को, क्योंकि हमारा छा जो दोस्तों किस में आता है, चा वर्ग में। तो लिखिए चा चम्मच छा छाता, आ गया छा छाता। ये क्या हुआ, 1 और 2। मैंने क्या बोला था, जो 2 होता है, 2 और 4 क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि छा क्या है, महाप्राण है कि अल्प प्राण है, तो छा क्या है दोस्तों, छा हमारा क्या है, महाप्राण है,
ये भी आपको याद रख लेना। यानी 2 और 4 जो होंगे वो महाप्राण के थ्रू आएंगे और 1 2 3 जो है 1 3 और 5 ये दोस्तों अल्प प्राण के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो नोट करिएगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं तो तालव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है, ये भी मैं आपको करा चुका हूं। या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन आपसे पूछा है। देखिए ये भी चीज मैं आपको करा चुका हूं, फिर से एक बार मैं करा देता हूं। सबसे पहले ये याद रख लीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कौन कौन से वर्ग कराए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोलते हैं ता वर्ग तक करा दिया। ठीक है, ता वर्ग तक करा दिया। उसके बाद दोस्तों याद रख लीजिएगा जो आपका य र ल व आता है, य र ल और व, इन्हें क्या बोला जाता है। य र ल व को दोस्तों क्या बोला जाता है, अंत्यस्थ बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलेगा य र ल व को क्या बोला जाता है, अंत्यस्थ बोला जाता है। ठीक है, आपको य र ल व ना देकर आपसे पूछ सकता है केवल व के बारे में, आपसे पूछ सकता है केवल र के बारे में। तो ये याद रख लेना, ये जो 4 है ना इनको अंत्यस्थ बोला जाता है वर्णमाला के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, अंत्यस्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज आपको याद रख लेनी है, अंत्यस्थ आपने का वर्ग पढ़ा, टा वर्ग पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आपने का वर्ग पढ़ा, चा वर्ग पढ़ा, टा वर्ग पढ़ा, ता वर्ग पढ़ा, पा वर्ग पढ़ा और अंत्यस्थ पढ़ लिया। अब उसके बाद एक और चीज नोट करिएगा, ये वाला, ये जो सह सपेरा, सह सलजम, सह षटकोण और है हल, ये होते हैं, ये चारों किसके अंतर्गत आते हैं, ये चारों नोट कर लीजिएगा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इनको भी आपको नोट करना है। ठीक है, उसके बाद एक और रह जाता है जो सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था। ठीक है, ये चारों किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये चारों दोस्तों आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, इनमें से एक भी आपको दे देगा और पूछ लेगा कौन से व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो संयुक्त व्यंजन आपको याद रख लेना है। मान लीजिए इसको दे के आपसे पूछ लेता है तो संयुक्त व्यंजन, इसको दे के आपसे पूछ लेता है तो संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये सारी चीज कवर करा चुका हूं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंत्यस्थ, ऊष्म व्यंजन और फिर संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करता हूं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंत्यस्थ व्यंजन दोस्तों ये होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, रेखांकित शब्द बोला है और हमें वाक्य दिया गया संसार नश्वर है। यहां पर नश्वर का हमसे क्या पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। ठीक है, नश्वर का विलोम शब्द, देखिए यदि मैं अनुरक्ति के विलोम शब्द की बात करूं तो अनुरक्ति का दोस्तों होता है विरक्ति। क्या होता है, विरक्ति। ठीक है, नोट करिएगा, अनुरक्ति का क्या हो जाता है, विरक्ति होता है। अराग की बात करूं तो अराग का हो जाता है सुराग। ठीक है, अराग का क्या हो जाएगा, सुराग। उद्यम का होता है दोस्तों निरुद्यम। क्या हो जाएगा, उद्यम का हो जाएगा निरुद्यम। अब लास्ट में हमारा बचता है अनस्वर, तो नस्वर का आप सभी बता भी चुके होंगे, नस्वर का क्या हो जाएगा, अनस्वर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, वाक्य दिया गया है पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक नहीं है, और रेखांकित इसमें दिया गया है पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक पुस्तक। ठीक है, जो हाथ से लिखी जाती है पुस्तक उसको क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन के हिसाब से मैं चित्र पुस्तक की बात करूं तो चित्र पुस्तक उसको कहा जाता है जिसमें आपको चित्र भी देखने को मिले और शब्द भी देखने को मिले। जैसे उदाहरण के रूप में मैं कह दूं, किसी बच्चे की आप पुस्तक देख लीजिए, आ से अनार वाली या फिर ABCD वाली, तो उसमें क्या होता है, चित्र भी देता है और शब्द भी देता है, और बच्चे क्या करते हैं, उसी चित्र को देखकर पहचान पाते हैं कि ये एप्पल है, ये बॉल है, ये कैट है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, चित्र पुस्तक बोला जाता है। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि किसको कहा जाता है, जब किसी की नकल करी जाती है। मान लीजिए जो लिखा हुआ हो, मान लीजिए कोई चीज लिखी हुई है, एग्जाम में देखते हैं ना, एक बच्चा दूसरे बच्चे की नकल करता है, लिखी हुई चीज की नकल करना। ठीक है, लिखी हुई चीज की नकल करना, उसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि बोला जाता है। ठीक है, अब मैं पांडुलिपि की बात करूं तो पांडुलिपि क्या होता है, जो हाथ से लिखी जाती है उसी को दोस्तों पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पांडुलिपि राइट हो जाता है। छाया प्रति की बात करूं तो छाया प्रति किसे कहा जाता है, जैसे फोटो कॉपी आप निकलवा रहे हो, किसी चीज की आप फोटो कॉपी निकलवाते हैं तो वो छाया प्रति होता है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्न में से शुद्धवर्तनी का चयन करना है। आपको यहां पर बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो एकदम राइट लिखा गया है। देखिए अन्वेषण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अन्वेषण, यहां पर आपको कौन सा अन्वेषण सही देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए वाला अन्वेषण दोस्तों शुद्धवर्तनी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला निम्न में से शुद्धवर्तनी का यहां पर भी चयन करना है और वर्ड दिए गए हैं औद्योगिकीकरण। देखिए औद्योगिकीकरण, आप जब इसका क्या बोलते हैं मुंह से बोलने की कोशिश करेंगे आप बिल्कुल सही चीज तक पहुंच जाएंगे। देखिए औद्योगिकीकरण, उद्योगिकीकरण क्या होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिकीकरण दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल राइट लिखा जाता है। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है। वाक्य दिया गया मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए मैं बात करूं कि मैं गाड़ी में, यदि मैं गाड़ी में कहता हूं ना तो ये गलत हो जाएगा। मैं गाड़ी से होता है क्या दोस्तों? मैं गाड़ी से अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, इस तरीके से वाक्य राइट होगा। तो यहां पर ये भी गलत हो जाता है। अपनेपन, अपनेपन नहीं होता, अपनेपन अपने से, क्या मैं अपने से अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। कल की बात करूं, कल से, मैं कल से जाऊंगी, आज कल में नहीं बोला जाएगा। क्या होगा? कल में नहीं बोला जाएगा, कल से बोला जा सकता है। लेकिन यहां पर देखिए दिसंबर आपको राइट देखने को मिलता है। ठीक है, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, यानी ऑप्शन जो डी है आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है निम्न में से कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो कोष्टक में दिया गया है उसका पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? वाक्य दिया गया है ईश्वर की शरण में जाना ही प्राप्ति का एक मार्ग है। देखिए परित्राण बिल्कुल सही है, ये इसका पर्यायवाची उद्धार का है। छुटकारा उद्धार का पर्यायवाची शब्द है। विमुक्ति उद्धार का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यहां पर दोस्तों उद्गम उद्धार का क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। वाक्य दिया गया है महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों का सम्मान नहीं करता है वह धर्म नहीं डैश क्या है? सधर्म है, गलत। वह क्या है? तपस्या है, गलत। वो क्या है दोस्तों? वह धर्म नहीं, क्या है? अधर्म है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी के साथ आपको जाना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ना दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी के, और एसएससी जीडी में इन्हीं ऑप्शन को बिल्कुल सही माना गया है। ठीक है, ये चीज याद रख लीजिएगा। ऐसा है कि एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अपने हिसाब से सही दिखेंगे लेकिन एसएससी जीडी ने उसका उत्तर कुछ और माना है। ठीक है, तो जो उत्तर एसएससी जीडी ने सही माना है दोस्तों उसको हमें सही करना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहां पर भी आपको पर्यायवाची शब्द सिनोनियम का यहां पर सेलेक्ट करना है। देखिए वर्ड दिया गया है पर्वत डैश स्थिर है, स्थिर का आपको यहां पर पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए स्थिर की बात करूं तो मंगल आपका गलत हो जाएगा, सुगम आपका गलत हो जाएगा, गिरावट। स्थिर के लिए एकदम एक्यूरेट वर्ड बैठता है दोस्तों निश्चल। क्या? निश्चल दोस्तों स्थिर के लिए एकदम एक्यूरेट बैठता है, यानी पर्वत जो है वो स्थिर है या निश्चल है। ठीक है, चलिए उससे पहले आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए दोस्तों मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, कितने बजे? सुबह 8 बजे दोस्तों क्लास शुरू कर दी गई है करंट अफेयर्स की, जिसमें दोस्तों करंट अफेयर्स में 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स के ज़्यादातर क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। करंट अफेयर्स की अभी तक चैनल पर 2 वीडियो आ चुकी हैं और इन दोनों वीडियो को दोस्तों आपको देखना ही देखना है। चैनल पर जाइएगा और उसको जरूर से देख लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से, और डेली सुबह 8 बजे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चलती है और हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों 2024 जो पूरा साल है ना सभी क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जनवरी से लेकर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं।
ठीक है, तो जरूर से उस करंट अफेयर्स की वीडियो को देखा करिए, चैनल पर जाइएगा और आप देख लीजिएगा। और यदि आप कहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक दे दी है, तो आप वहां से भी जाके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए मुहावरे का सही विकल्प क्या होगा। मुहावरा क्या दिया गया, अल्लाह दीन का चिराग। इसको मैं क्यों लेके आया हूं दोस्तों, तो इसको मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये एसएससी जीडी में पूछा गया था और एसएससी जीडी में क्या बोलते हैं, बच्चों ने इस पे सवाल भी उठाए थे इस क्वेश्चन के ऊपर। अल्लाह दीन का चिराग बच्चों ने क्या लगाया था, भाग्य का खुलना, लेकिन इसको एसएससी जीडी ने गलत माना था। एसएससी जीडी ने राइट आंसर किसको माना था, तो एसएससी जीडी ने दोस्तों आश्चर्यजनक वस्तु को राइट माना था। ऑप्शन सी आपका राइट माना था एसएससी जीडी के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कोष्टक में दिए गए शब्द का उचित तत्सम शब्द क्या होगा। यहां पर तत्सम शब्द की बात कर रहा है, तत्सम और तद्भव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन है घर बनने के कारण बहुत सी ईंट मंगवाई गई है, तो यहां पर दोस्तों ईंट का हमसे क्या पूछा है, तत्सम शब्द पूछा है। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, एक तरीके से संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है और जो हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब तत्सम, इसमें ईंट का तत्सम क्या हो जाएगा, रेट का क्या होता है, रेट मूल्य जैसे होता है, क्या हो जाता है, रेट का मूल्य हो जाता है। और अक्ष दोस्तों ये आंख के लिए यूज करते हैं, अक्ष भी होता है और अक्षी भी होता है। ठीक है, आपको अक्ष पूछ ले या अक्षी पूछ ले, दोनों ही आंख के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पर ईंट का पूछा है तो ईंट के लिए ऑप्शन बी के साथ आपको जाना है, इष्टिका। इष्टिका क्या होता है, ईंट का ही तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। अगला निम्न में से धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए धरेश का सही संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद को पहचानने का एक तरीका बता दूं मैं आपको इसी तरीके के। यदि आपसे धरेश पूछ ले, यदि आपसे नरेश पूछ ले, यदि आपसे महेश पूछ ले, ठीक है, ऐसे वर्ड आपको देखे तो आपको सिंपल क्या करना है, इनको पहचानना कैसे है। देखिए आपको ये वाली मात्रा देखने को मिलेगी या आपको ये वाली मात्रा देखने को मिलेगी। जब भी आपको वाक्य शब्द में ये दोनों में से कोई सी भी एक मात्रा देखने को मिले तो सिंपल सा आपको गुण संधि के मतलब गुण संधि वाले ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें धरेश में ये वाली मात्रा देखने को मिली है, तो ये वाली जो मात्रा है ये इसमें देखने को मिली है, तो ये गुण संधि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब गुण संधि कहते किसे हैं, गुण स्वर संधि। देखिए यदि किसी वर्ड में, यदि किसी शब्द में ए और आ के बाद, ठीक है, आपको छोटा ई, बड़ा ई, ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये देखने को मिल जाए, ठीक है, इन दोनों के बाद, इन दोनों के बाद ये चारों में से कोई सा भी देखने को मिल जाए, ठीक है, या फिर आपका रैसे ऋषि, ठीक है, ये भी देखने को मिल जाए, तो क्या होते हैं, ये गुण स्वर संधि होते हैं। ठीक है, और ये मिलकर क्या बना देते हैं, ये मिलकर ए बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ठीक है, या फिर अर बना देते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसको पहचानेंगे तो कैसे, देखिए धरेश के लिए मैं बात करूं तो धरेश का अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा तो धरा प्लस ईस होगा। क्या होगा, धरा प्लस ईस होगा। धरा प्लस ईस क्यों होगा, देखिए यहां पर आपको आ देखने को मिला लास्ट में, और ये किसके साथ मिला, बड़ा ई के साथ। मैंने क्या बोला था, ए आ के बाद ये वर्ड मिले तो क्या होगा, गुण संधि होगा। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर ए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। इसीलिए धरेश पर दोस्तों एक ही मात्रा लगी हुई है। और जब भी दोस्तों आपको एक ही मात्रा या ओ की मात्रा देखने को मिले तो समझ लीजिएगा गुण संधि के अंतर्गत उसको सही करना है। ठीक है, तो यहां पर धरेश का सही संधि विच्छेद धरा प्लस ईस हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला, निम्न में से आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आशीर्वाद का, देखिए ये मैं क्यों लेके आया हूं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्वर संधि या व्यंजन संधि के साथ जाते हैं, विसर्ग के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन आशीर्वाद क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्यों विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों इसे देखिए ऑप्शन पहले तो बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यदि 5 वर्ड य, र, ले और व आपको देखने को मिले तो ये क्या हो जाते हैं, ये र के रूप में चेंज हो जाते हैं, जैसे यहाँ आशीर्वाद में ये चेंज हुआ है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा आशीर्वाद। इसके बाद विसर्ग संधि के एक आध उदाहरण और मैं बता देता हूं, जैसे आप नोट करिएगा, निराशा। निराशा दोस्तों क्या है, विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। ठीक है, मनोरथ विसर्ग संधि का ही उदाहरण है।
ठीक है। दुराशा विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। ये सब क्या है, विसर्ग संधि के उदाहरण है, ठीक है। इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो निराशा का नि प्लस आशा हो जाएगा, ठीक है। मनोरथ का मनः प्लस रथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनः प्लस रथ होगा। दुराशा का दु प्लस आशा होगा। तो इसीलिए दोस्तों ये सब विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं, इनके रूल्स होते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो संधि को समझने में तो कमेंट करिएगा, एक प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 नंबर है, निर्वासित में सही प्रत्यय क्या है। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग दो चीज एग्जाम में पूछी जाती है। यदि मैं उपसर्ग की बात करूं तो उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के स्टार्ट में जुड़ते हैं, मतलब शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय दोस्तों किसी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। यहां पर निर्वासित का पूछ रहा है, तो निर्वासित में दोस्तों कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो याद रख लीजिएगा इत प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इत प्रत्यय जुड़ा है। अब इनको पहचानने का तरीका मैं आपको बता दूं, वर्ड का उच्चारण आपको सही से करना है। जैसे आप निर्वासित दिया है तो पढ़िए एक बार निर्वासित, तो आपको इत लास्ट में देखने को मिल रहा होगा, लास्ट में इत सुनने को भी मिल रहा होगा। तो जब आपको सही उच्चारण के साथ वर्ड लास्ट में पहचानने को मिले उसी के साथ आपको जाना है, ठीक है। निर्वासित तो इत आपको देखने को मिला तो इत के साथ आपको चले जाना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से हाथों हाथ में कौन सा समास है। देखिए इसको लाने का मेरा मकसद क्या था, इस क्वेश्चन को हाथों हाथ, यहां पर क्या लिखा गया है, हाथों हाथ। अब बच्चे क्या करते हैं, हाथों हाथ को देखा, ठीक है। अब इन्होंने हाथों हाथ को देखा, उसके बाद क्या काम कर दिया, इस योजक चिन्ह के साथ, इस योजक चिन्ह को पहचाना और इस योजक चिन्ह के साथ वो द्वंद्व के साथ चले गए। लेकिन ये द्वंद्व क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि योजक चिन्ह जरूरी नहीं है कि आपको द्वंद्व समास में ही देखने को मिले। क्या होता है, काफी सारे लोग बताते हैं कि जो योजक चिन्ह होते हैं वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन द्वंद्व समास के बाद भी दूसरे समासों में भी योजक चिन्ह को देखने को मिल जाता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका, सबसे पहले योजक चिन्ह तो आप पहचान ही रहे हैं कि योजक चिन्ह होता है, लेकिन दूसरा क्या है, प्रॉपर चीज याद रख लीजिएगा, इसमें जो दोनों शब्द होते हैं ना वो विलोम शब्द के साथ जुड़े रहते हैं। किसके साथ जुड़े रहते हैं दोस्तों, विलोम शब्द के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक वर्ड देता हूं आपको, राजा और रंक, ठीक है। राजा और रंक योजक चिन्ह आपको मिला और दोनों क्या है, विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। राजा का विलोम शब्द क्या होगा, रंक हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं आपसे माता पिता, ठीक है, माता पिता, तो ये क्या है, योजक चिन्ह तो दिया हुआ है लेकिन दोनों क्या है, विलोम शब्द के साथ जुड़े हुए हैं, विलोम शब्द हैं। तो इसीलिए दोस्तों जब विलोम शब्द हो तब आपको द्वंद्व समास के साथ जाना है। लेकिन यदि आपको विलोम शब्द ना देखने को मिले, यहां पर क्वेश्चन में दोस्तों आपको विलोम शब्द देखने को मिल रहा है हाथों हाथ में, नहीं। जब आपको विलोम शब्द ना देखने को मिले तो आपको किसके साथ जाना, अव्ययी भाव समास के साथ जाना है। और अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको यहां पर शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। देखिए पहला शब्द दिया गया है, पहला वाक्य दिया गया है, दीपक रोशनी प्रदान करता है। क्या करता है, दीपक रोशनी प्रदान करता है, बिल्कुल राइट बात है। लेकिन यहां पर देखिए आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, ये जो दीपक दिया गया है ना, ये दीपक शुद्ध वर्तनी में नहीं लिखा गया है, राइट नहीं लिखा गया है। दीपक के लिए दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगती है। कौन से, बड़ी ई की मात्रा लगती है दीपक के लिए, नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, राम की तुलना कबीर से मत करो। तो यहां पर देखिए कबीर भी गलत लिखा गया है और तुलना भी गलत लिखा गया है। तुलना में छोटा ऊ की मात्रा लगती है, ठीक है, और कबीर में दोस्तों बड़ा ई की मात्रा लगती है, ठीक है। उसके बाद ये गलत हो गया। उसके बाद यह मशीन सब कार्य करती है, तो यहां पर भी देखिए मशीन आपको गलत दिख रहा है, ठीक है। मशीन किस तरीके से लिखा जाता है, मशीन में भी बड़ी ई की मात्रा लगती है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है डी, सुशील बहुत चालाक है, तो बिल्कुल राइट है। इसमें कोई भी वर्तनी में मतलब अशुद्धि नहीं है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सुशील बहुत चालाक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन एसएससी जीडी में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द का
चयन करना है। और वर्ड दिया गया है वो देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। और यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है वो देवताओं के उपवन को अंडरलाइन किया गया है। और इससे दोस्तों एक और शब्द पूछा है। देखिए इसमें मैं भी जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो मैं भी दोस्तों अशोक वाटिका के साथ गया था, राधा रणी वन के साथ गया था। लेकिन यहाँ पर एसएससी जीडी ने कौन सा आंसर सही माना है, नोट करिएगा। एसएससी जीडी ने नंदन कानन को सही माना है। ठीक है, देवताओं का उपवन क्या है, नंदन कानन इज द राइट आंसर होता है। इसको आपको सही करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से यौगिक शब्द। देखिए यौगिक की बात करूं तो यौगिक शब्द यहां पर देखिए शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द मेरे भाई 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कैसे मैं 3 बता रहा हूं तो नोट करिएगा। शब्द जो होते हैं दोस्तों रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा दोस्तों होता है योग रूढ़। ठीक है, तीसरा क्या होता है, योग रूढ़ होता है। ठीक है, अब रूढ़ किसको कहा जाता है, ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें तोड़ा ना जा सके, जो किसी दूसरे शब्द से मिलकर ना बने हो, उन्हें दोस्तों रूढ़ बोला जाता है। जैसे मैं कह दूं घर, ठीक है, जैसे मैं कह दूं घोड़ा। ठीक है, ये क्या है, ये किसी शब्द से मिलकर नहीं बने हैं। इन्हें तोड़ा जाएगा तो कोई उचित अर्थ नहीं मिल पाएगा, इसलिए इन्हें तोड़ा भी नहीं जाता। ये शब्द क्या है, ये रूढ़ शब्द हैं। यौगिक की बात करूं तो यौगिक क्या होते हैं दोस्तों, यौगिक शब्द होते हैं जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बने होते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। जैसे मैं कह दूं आपसे विज्ञान, ठीक है, जैसे मैं कह दूं विज्ञान, तो विज्ञान किससे मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें जो ज्ञान है एक उचित शब्द है, उसके साथ वी जुड़ा है, तब इसने विज्ञान का उदाहरण लिया और ये अर्थ बन गया। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आपसे सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, तो क्या हो रहा है, इसमें समाज के साथ एक प्रत्यय जुड़ा, समाज के साथ एक प्रत्यय जुड़ा तो इसने सामाजिक शब्द बनाए, यानी 2 शब्द जुड़कर वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, और जब 2 शब्द जुड़कर वर्ड बनाते हैं तो उन्हें यौगिक कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए लेखक, लेखक को आप तोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, पुस्तकालय गलत माना जाएगा। लेकिन विद्यालय क्या होता है, विद्या प्लस आलय। आप इसको तोड़ेंगे ना तो एक उचित अर्थ बनेगा विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय यानी विद्या के लिए घर, जहां पर हम पढ़ाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, विद्यालय बोला जाता है, विद्या के लिए घर। ठीक है, तो यहां पर विद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूढ़ बताया, यौगिक बताया। अब योग रूढ़ भी जान लीजिए क्या होता है। योग रूढ़ को पहचानने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं। ये क्या होता है, जितने भी आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, जैसे आपका नीलकंठ हो गया, ठीक है, जैसे आपका नीलकंठ हो गया, जैसे आपका दशानन हो गया, ये क्या है, ये सभी दोस्तों आपके क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस्य शब्द का विशेषण सबसे पहले बता दूं कि संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, जो शब्द। ठीक है, जैसे मैं कह दूं राम चालाक है, राम चालाक है। ठीक है, राम चालाक है, तो यहां पर राम क्या है, एक संज्ञा है, क्या है, एक संज्ञा है। और इसकी जो विशेषता कौन बता रहा है, चालाक बता रहा है। क्या, राम चालाक है, तो विशेषता कौन बता रहा है, राम की, चालाक बता रहा है। तो चालाक क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमसे आलस्य के बारे में पूछा है, तो आलस्य से रिलेटेड एक आप वाक्य बना के देख लीजिए। जैसे मैं कह दूं सुरेश एक आलसी लड़का है, सुरेश एक आलसी लड़का है। ठीक है, अब यहां पर सुरेश की विशेषता कौन बता रहा है, आलसी बता रहा है कि सुरेश क्या है, एक आलसी लड़का है। ठीक है, आप इसमें आलस नहीं लगा सकते, आप इसमें अलस नहीं लगा सकते, आप इसमें आलसीपन नहीं लगा सकते, यानी ये तीनों तो आपके गलत हो जाएंगे और वाक्य आलसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी विशेषण आपसे पूछा ना है तो वर्ड आप एक वाक्य बना के देखिएगा, एक सेंटेंस बना के देखिएगा, और जब प्रॉपर सेंटेंस बनता है उसमें आपको क्लियर चीज पता लग जाएगी। ठीक है,
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता दूं, करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर दी गई है और करंट अफेयर्स की क्लास में सुबह 8 बजे चैनल पर लेकर आता हूं, जिसमें दोस्तों 2024 का करंट अफेयर्स इस समय चल रहा है, जिसमें हम ऑल 2024 यानी कंप्लीट 2024 का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कवर कराऊं, तो उन सभी को देखिएगा। और उन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, तो आप जाके वहां से भी इसको देख सकते हैं। इन दोनों वीडियो को जरूर से देखिएगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।